सो गुड इवनिंग ऑल। सॉरी फॉर द थोड़ा सा आज हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी uh, हमारा जो आज का फर्स्ट सेशन है इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले देना था, जिसके लिए हम थोड़ा सा 15 मिनट अर्ली स्टार्ट आज कर रहे हैं सेशन को अपने। सो जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी। तो जब हमने टॉपिक रखा था आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी, तो बहुत सारे मेरे गुरु भी हैं उनका भी और फ्रेंड्स हैं उनका भी और जनों का भी मैसेज आया था कि आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी होगा तो वो इनफर्टिलिटी है, और आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी थोड़ा सा ऐसा साउंड करता है कि आयुर्वेद की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो ये आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी रखने का मेन टॉपिक या मेन कंसर्न भी यही था कि कैसे आयुर्वेद की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए थे कि इस पेशेंट ने आयुर्वेद की दवाई खाई, इस वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, या ऐसी इन्होंने कुछ मेडिसिन खाई जिसमें हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हुई और इनफर्टिलिटी हो गई। तो इन सभी रीजंस की वजह से ये कंट्रोवर्सी बनती जा रही थी कि आयुर्वेद की वजह से या आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। इधर इट में भी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। ये एक बेसिक रीजन था, बेसिक कारण था जिसकी वजह से आज का ये टॉपिक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी रखा गया, ना कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी या आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ऐसा ना रखे हमने आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी, इसीलिए इस टॉपिक को रखा था। तो मैं पहले सभी दर्शकों को, जो डॉक्टर्स हैं, फेलोज हैं और जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वेबिनार देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उन सबको ये पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली या आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई और उसकी वजह से कोई इनफर्टिलिटी हो गई या इनफर्टाइल हो गया। ऐसा ना कोई प्रूफ है, ना कोई आज तक किसी ने स्टडी सबमिट करी है कि किसी आयुर्वेदिक दवा खाने की वजह से इनफर्टिलिटी हो गई हो। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप किसी भी दवा का सेवन, कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई भी मेडिसिन ले, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, तो वो जब तक आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हर एक औषधि है, उसको औषधि इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो एक ज्ञाता द्वारा, जो आयुर्वेद का ज्ञाता है या जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसके जो डॉक्टर हैं पर्टिकुलरली, उन डॉक्टर के द्वारा उन्होंने उसको जाना है, देखा है और उसके बाद उसे मेडिसिन का रूप दिया है। तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती कि आप रैंडमली लें और उसे यूज़ करना शुरू कर दें और उसे ले लें। तो डेफिनेटली कोई भी मेडिसिन होगी, उसके प्रॉपर, उसके बेनिफिट्स अगर होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन को अंडर प्रिस्क्रिप्शन लें, राइट डोजेज में लें, अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें, जैसे उन्होंने एडवाइस करी है वैसे ही लें। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अलग अलग तरह से ली जाती हैं। कुछ मेडिसिन है जो पानी के साथ ही लेनी है, कुछ मेडिसिन दूध के साथ लेनी है, कुछ मेडिसिन घी के साथ लेनी होती है। आयुर्वेद में मेडिसिन लेने के तरीके भी अलग अलग हैं। कुछ मेडिसिन को खाने से पहले लेना है, कुछ को बाद में लेना है। तो ये सारी चीज़ें एक आयुर्वेदिक फिजिशियन, जो वैद्य हैं, वही बता सकते हैं और उसके बाद ही उन मेडिसिन को लें। ऐसा ना करें कि कभी भी कोई भी मेडिसिन ले ले तो डेफिनेटली उसके कोई ना कोई आपको दिक्कत कर सकता है। तो ये मेरा सभी को रहेगा और इसीलिए हमने आज का ये टॉपिक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी रखा था, जो ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए था कि आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने से, आयुर्वेद की किसी भी मेडिसिन को लेने से इनफर्टिलिटी हो सकती है। आज के दूसरा हमारा उद्देश्य था इसका कि अभी जितने भी व्यूअर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम कुछ ही समय में एक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए और आयुर्वेद के ज़रिए हम इनफर्टिलिटी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। नॉट इवन इनफर्टिलिटी, बल्कि फर्टिलिटी रिलेटेड भी जितनी समस्याएं हैं या फर्टिलिटी रिलेटेड भी जितनी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। अगर फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम एक ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स लेके आ रहे हैं आयु फर्टिलिटी और निर्मल आयुर्वेद द्वारा। उस कोर्स में जो भी डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के या और आयुष सिस्टम के, अगर वो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स जल्दी ही शुरू होगा अभी, और जब भी ये शुरू होगा तो आप सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।
और ये कोर्स बेसिकली डील करेगा हमारे फर्टिलिटी से, ना कि इनफर्टिलिटी से। अगर कोई भी मेल है, फीमेल है, हमारा मेन एम ये रहेगा कि कोई भी मेल या फीमेल इनफर्टाइल हो ही ना। वो शुरू से अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अपने फर्टिलिटी एज ग्रुप में आने से पहले से हम उनकी फर्टिलिटी का ध्यान रखें। कोई भी जब बच्चा होता है तो जब वो माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसकी फर्टिलिटी पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज बाद में आते हैं, जिसे हम जन्मजात कहते हैं या बीज प्रदोषज विकार कहते हैं। वो विकार तभी उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जब वो शिशु गर्भ में होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ के गर्भ से ही और गर्भ से पहले से ही माता पिता की अगर हेल्थ अच्छी है तो शिशु की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता को क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जो मासानुमासिक गर्भ वृद्धि है, मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या है, उसका पालन कैसे करना है जिससे मासानुमासिक गर्भ की वृद्धि प्रॉपर हो। ये सारी ही चीज़ें हम इस आयु फर्टिलिटी का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें डील करेंगे। और ये सारी ही बातें हम लगातार इन वेबिनार्स के ज़रिए अपने दर्शकों को और जन सामान्य को जागरूक करते रहेंगे। आज का ये वेबिनार का मेन पर्पस भी यही है कि आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी कुछ नहीं होता, आयुर्वेद की दवा खाने से इनफर्टिलिटी हो गई, ऐसा नहीं होता। अनटिल अनलेस वो आयुर्वेद की मेडिसिन जो भी हैं या आयुर्वेदिक औषधि जो भी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक अगर आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार लेते हैं तो। अदरवाइज कोई भी मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये मेरे से आपसे सभी से विनती है कि कभी भी ऐसे कोई भी मेडिसिन ना लें। दूसरा, लगातार हमने ये प्लान किया है कि हर सैटरडे को, शनिवार को शाम को 4 बजे हम इसी तरह लाइव एक वेबिनार करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर हफ्ते होता रहे और जन सामान्य को हम इसके माध्यम से जागरूक करते रहें। पूरे इंडिया से, भारतवर्ष से अलग अलग रिनॉन्ड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जो इस फर्टिलिटी रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही दशकों से करते आ रहे हैं, हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ेंगे। और वो आपको अपने माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को जागरूक करेंगे कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज ना आए। अगर किसी को कोई भी फर्टिलिटी रिलेटेड इशू है तो कैसे आप उनका उपचार कर सकते हैं, कैसे आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस संबंधित अगर किसी भी जने को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जन सामान्य को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो लाइव हैं और हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के बाद जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपको हम बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे और आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये ही हमारा विषय है और यही हमारा आज का मेन उद्देश्य है। और आशा रहेगी कि बार बार हम आपके सामने समक्ष ऐसे प्रस्तुत होते रहें। कोशिश है हर शनिवार को आएंगे और आपको जागरूक करेंगे, बताएंगे कि आपकी किस समस्या है। जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन से कारण का कैसे हम उपचार कर सकते हैं, घर में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, कैसे अपने दिनचर्या को हम मॉडिफाई करें, कैसे डेली रूटीन को हम मॉडिफाई करें, प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आएँ, कैसे अपना जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को मॉडिफाई करें, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करें। क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आने शुरू होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, कि उसका कोई कारण ही नहीं है। रिपोर्ट्स करवाई, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई, सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड का भी नॉर्मल है, वाइफ का भी नॉर्मल है, बट स्टिल पे जो पर्सन है वो इनफर्टाइल है, वो कंसीव नहीं कर पाते। या जो एक बहुत बड़ा सुख कहा गया है संतान सुख, उस संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी है। उसके अंदर एक स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है और बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं जो कभी पता नहीं लग पाते। तो उन सभी कारणों को देखना, परखना, समझना, कैसे उनको उनकी उन सभी चीज़ों में हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये हमारा मेन इसके अंदर उद्देश्य है, जिससे हम आप कनेक्ट करेंगे। और आपको कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पे लाइव सेशन में भी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का पूरी तरह से जवाब दे सकें।
इसी तरह से किसी और को भी कोई और डाउट हो या कुछ शेयर करना चाहता हो, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। अभी थोड़ी देर में एक रिनॉन्ड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिनी भारद्वाज, जो ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी और वो आगे के आपको बताएंगी कि इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, किस कारण से वो होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या का हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे वो बात करेंगी। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर रिनी को कि वो आएँ और आपको सभी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। तो डॉक्टर रिनी, क्या आप हेलो? हेलो हेलो या गुड इवनिंग डॉक्टर रिनी, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आई एम फाइन। जी, डॉक्टर रिनी तो हमारे इधर बहुत सारे डॉक्टर रिनी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया ही है आपको। मैं एक बार और बता दूं, डॉक्टर रिनी हमारे आयु फर्टिलिटी टीम का एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। वो बहुत पूरी तरह से अपने पेशेंट्स के साथ हर तरह से कार्यरत हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं, फीमेल पेशेंट्स का स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट करती हैं डॉक्टर रिनी। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आज तक ट्रीट कर चुकी हैं और वो सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिले हैं। ऐसे कई केसेस जिसमें अनएक्सप्लेन्ड था, फर्टिलिटी कोई पता ही नहीं था इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्टर रीनी ने सक्सेसफुली ट्रीट करे हैं। और आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप सभी को देने के लिए वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आई थैंक डॉक्टर रेनी कि आप अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए और बाकी सबको जागरूक करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो आई वेलकम यू। आगे का सेशन मैं आपके हाथ में देता हूँ कि आप सभी को बताएं और इसको कंटिन्यू करें। जी। थैंक यू डॉक्टर। आई एम डॉक्टर रिनी भारद्वाज, MS in Gynae and Obs, presently working in Ishan Ayurveda Medical College, Greater Noida, as an assistant professor. And I secured the All India Rank 3 in UK PGAV in 2016. So today's live session is about the awareness of infertility, or it is called as Bandhyatva in Ayurveda. So आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। इवन जो फीमेल्स हैं उनमें इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स बहुत ही शुरुआत से, प्यूबर्टी के बाद से ही इस तरीके की दिक्कतें देखी जा रही हैं, जैसे कि PCOS, फाइब्रॉइड एंड डिफरेंट डिलेड मेंसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड जो अल्टीमेटली आगे चल करके इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हम कुछ ऐसी प्रिवेंशन कर सकें जिससे कि ये डिसीजेस हो ही ना, जो कि आजकल के बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो हम आयुर्वेदा से कर पाएँ। और जिनको ऐसी डिसीजेस हैं तो उनको हम क्योर कर पाएँ, और जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको हम आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीट कर पाएँ। सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दिस, and today I'll tell you what is infertility and what are the causes of infertility and how it can be treated with the Ayurveda. So let's start. First of all, what is infertility? And yes, I can say that this can be managed through Ayurveda, infertility, and you'll have to believe it. क्योंकि आयुर्वेदा इस समय इतना लोग इस पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल जो पॉपुलर है वो एलोपैथी है, बट आयुर्वेदा थिंग्स आर नॉट पॉपुलर, सो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। बट आई प्रॉमिस यू, बाय ऑल दीज सेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, यू विल स्टार्ट टू बिलीव that yes, it can be cured with the Ayurveda. And let's start. So coming to the definition of Ayurveda, infertility, firstly let me tell you the incidence of infertility. So according to WHO, about 15% of couples are infertile, and they have this problem of infertility.
जो कि हमारे देश में कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, करीबन इसको 30% या कुछ उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि ये दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओपनिंग फॉर दिस एंड जो कि बहुत ही आईवीएफ सेंटर्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स आर वेरी पॉपुलर। लेकिन आयुर्वेदा की तरफ अगर लोग ध्यान दें, तो शायद इधर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े एंड वो पहले ही क्योर हो जाएँगे and they will have successful pregnancies. So let's talk about the definition of infertility. डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं कि इफ द कपल आफ्टर हैविंग द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 12 months is unable to conceive and not achieve the pregnancy, then it is called as the infertility. इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं कि अगर 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर कंसेप्शन अचीव नहीं होता है, देन इट्स कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। हमारे आयुर्वेदा में क्या कहा गया है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे आयुर्वेदा में बोला गया है कि परिपूर्ण वीर्य की आयु एवं ऋतु चक्र के समुचित काल में, परिपूर्ण वीर्य की आयु कब कहते हैं? परिपूर्ण वीर की आयु होती है करीबन 11 to 15 ईयर्स में फीमेल्स जो है प्यूबर्टी आती है उनमें, और जो उनके ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं इन ऑर्डर टू कंसीव इज अराउंड 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के करीब जो फीमेल हो चुकी है उसकी परिपूर्ण वीर की आयु हो चुकी है, और ऋतु चक्र के समुचित काल, ऋतु चक्र इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम पर कम से कम 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के उपरांत भी अगर गर्भ की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे हम बंध्यत्व कहते हैं। आयुर्वेद में आचार्यों ने इसका वर्णन किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो ये बंध्यत्व है ये कोई व्याधि नहीं है, ये कई व्याधियों का एक लक्षण मात्र है। यानी कि अगर जो सारी डिसीजेस हैं उनको पहले ही कंट्रोल कर दिया जाए तो इनफर्टिलिटी ना हो। सो आगे भी बोला गया है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इनफर्टिलिटी को अगर समझें तो इनफर्टिलिटी की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज इनफर्टिलिटी इन विच द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, यानी कि कंसेप्शन कभी हुआ ही नहीं। इवन इन द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी देयर इज लाइक पहले तो वो कंसीव कर चुके हैं, यानी कि उनका एक बच्चा है, सेकेंड टाइम में उनको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 or more प्रेगनेंसीज, यानी कि 1 से अधिक भी उसके बच्चे हो सकते हैं और उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल, देन इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। Now, this is the female reproductive system, and in order to understand what is infertility and what are the causes of infertility, why it is caused, you should know that what is the reproductive system of female. So, अगर female के reproductive system में देखा जाए तो this is vagina, this is cervix, this is uterus, this is the fallopian tube, which are 2 in number, and this is the ovary, which are 2 in number. So, हर फीमेल के अंदर यही एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेबीज। हम सभी मैमल्स हैं, क्योंकि हम सब इवोल्यूशन से आए हैं, यानी कि रेप्टाइल्स बने, फिर एम्फीबियंस बने और उसके बाद मैमल्स, एंड मैमल्स आर द चाइल्ड बियरिंग एनिमल्स जिनके अंदर इस तरीके का फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये तो इसकी एनाटमी रही। इस एनाटमी में अगर किसी भी ऑर्गन में अगर कोई भी डिसीज होती है, देन दे आर नॉट एबल टू कंसीव। अगर यहाँ पर किसी भी ऑर्गन में लाइक दिस ओवरी में डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी हो गया, सिस्ट हो गई, या कई ढेर सारी हेमोरेजिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, एंड कई तरीके की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, एंड ऑल दीज डिसीजेस अकर इन द ओवरी, जिसकी वजह से एग प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होता या मैच्योर नहीं होता, एंड इट कॉजेज द प्रॉब्लम्स इन कंसेप्शन। नेक्स्ट
In fallopian tube, a lot of diseases can happen, in which like इसमें infections हो सकते हैं, adhesions हो सकते हैं, salpingitis, uveitis, and all these problems can occur. और ट्यूब ब्लॉक बोलते हैं कि हाँ ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, इस तरीके से बोला जाता है. तो दिस इज द ट्यूब जो कि ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू दीज डिसीजेस, अडहेशंस या साइनेकी कह सकते हैं. इसके अलावा ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस कम हो सकती है, और भी इसमें साइनेकी, अडहेशंस और पीआईडी जो कि इन्फेक्शन होता है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं. सर्विक्स में कई तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इरोजन हो सकता है जिसकी वजह से कंसेप्शन ना हो रहा हो. वजाइना में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि स्मॉल वजाइना, जिसे हम सूचीमुखी कहते हैं, आयुर्वेद में इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में हर मंथ फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फॉलिकल यहाँ से मैच्योर होकर के उसमें से एग बाहर आता है, एंड इट ट्रैवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड इट रिमेन्स हियर फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स के दौरान अगर यहाँ से स्पर्म आते हैं एंड दे फर्टिलाइज द एग, देन द कंसेप्शन अकर्स. जो एज होती है एक एग की, वो 24 आवर्स ही होती है. एंड दैट्स वाई आई टेल यू द फर्टाइल पीरियड कि उसी दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाता है तभी कंसेप्शन होने के चांसेस होते हैं. तो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. हर महीने एक एग बनता है ऑल्टरनेट तरीके से, पहले इस ओवरी से, नेक्स्ट दिस ओवरी से. और अगर एक ट्यूब ब्लॉक होती है तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी मतलब कंसेप्शन हो जाता है वो दूसरे फेलोपियन ट्यूब के थ्रू. तो अगर प्रॉपर 24 आवर्स के अंडर इसको फर्टिलाइज कर दिया जाता है तो यहाँ पर फिर एम्ब्रियो बनता है, सॉरी जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, एंड देन इट बिकम्स अ फीटस जो कि यहाँ आकर के 8 डेज में इम्प्लांट होता है, एंड वो फिर पूरा बेबी बनता है. तो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. और नॉर्मली अगर ये चीज़ें सही रहती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें कहीं भी परेशानी आती है इसकी फिजियोलॉजी में या इसकी एनाटमी में, देन इट कॉजेज द इनफर्टिलिटी. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट slide please. So I'm telling you about the fertile period. Fertile period जनरली अगर पेशेंट्स को देखा जाए तो नहीं पता होता है, एंड देन वी डू द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स कि उनको किस टाइम पर इंटरकोर्स करना है. सो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे लेकर के 7 डेज के बाद, यानी कि 8th डे से लेकर के 18-19 डे तक फर्टाइल पीरियड होता है. इसके बाद इनफर्टाइल पीरियड रहता है, क्योंकि इसी दौरान एग का रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, एंड दैट इज द टाइम कि कंसेप्शन हो जाए. सो दिस इज द नॉर्मल फर्टाइल पीरियड. नेक्स्ट. सो हमारे आचार्यों ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक वर्णन किया है गर्भाधान के लिए. जो गर्भ संभव सामग्री होती है उसके अंदर उन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान के 2nd चैप्टर के 33 श्लोक में ये बोला है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्याद गर्भ स्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो यथा. यानी कि जो एक प्लांट को ग्रो करने में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, और इनके द्वारा ही एक पेड़ उगता है और उसमें से अच्छे फल आते हैं. इन्हीं चारों चीज़ों को फर्टिलिटी में भी कंपेयर किया गया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा, जो कि बताया गया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. गर्भ संभव सामग्री यानी कि एसेंशियल सेगमेंट्स फॉर कंसेप्शन, जिसमें कि ऋतु आती है, ऋतु के बाद क्षेत्र, अंबु और बीज. ऋतु में
कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन होता है ऑफ फीमेल, उसको ऋतु से लिया गया है। जैसे कि एक बीज हम जब एक फील्ड में डालते हैं, मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ को अगर हमें ग्रो करना है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो अक्टूबर-नवंबर में लगाया जाएगा और उसके बाद जो है मार्च में जाकर के उसको वो पूरी उसकी फसल हो जाती है और उसे काट लिया जाता है। तो अगर हम उसको गलत टाइम पे उसको सो करेंगे अ, तो वो नहीं ग्रो करेगा। यानी कि उनकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं ग्रो करने की, सभी पेड़ की, और हर पेड़ की अलग-अलग टाइमिंग्स होती हैं। उसी टाइम पे हम बीज लगाते हैं और कुछ समय बाद वो पक करके हम उसे उसका पेड़ बन जाता है और उसको हम फल उसका यूज़ करते हैं। तो ऋतु किसी भी पेड़ के लिए जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ऋतु एक गर्भाधान के लिए, कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऋतु से हम पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन ऑफ फीमेल ले सकते हैं। पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन ऑफ फीमेल यानी कि जो मैंने अभी आपको फर्टिलिटी टाइम बताया, यानी कि 8 से लेकर के 18-19 डे तक का जो समय है, दैट इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड। एंड फर्टाइल पीरियड को ही हम यहाँ पर ऋतु से कंपेयर कर रहे हैं। आचार्यों ने बोला है कि प्रॉपर ऋतु होनी चाहिए, उसी टाइम पर कंसेप्शन हो सकता है। उसके जैसे आपने देखा कि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में कंसेप्शन नहीं हो सकता है। द सेम इज कंपेयर्ड नाउ क्षेत्र। क्षेत्र उन्होंने बोला है कि जैसे कि एक बीज को उगाने के लिए प्रॉपर जमीन चाहिए, जिसमें कि प्रॉपर सॉइल होना चाहिए, किसी बंजर जमीन पे नहीं उग सकता, उसकी उर्वरक क्षमता अच्छी होनी चाहिए किसी भी बीज के ग्रो करने के लिए। तो जो क्षेत्र है वो हमारे यहाँ जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे लिया गया है। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनको मैंने अभी एनाटमी दिखाई आपको, उसका फिजियोलॉजी बताया, और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। क्षेत्र के अंदर विजाइना होती है, सर्विक्स, ओवरी एंड फिलोपियन ट्यूब। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है क्षेत्र से कंपेयर किए गए हैं कि इनमें अगर कहीं भी डिसीज होती है तो कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो जितने भी डिसीजेस होते हैं, फाइब्रॉइड्स हो गया या पीसीओएस हो गया, ये अगर कम थोड़े से शुरू के स्टेजेस में होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर कंसेप्शन होना बहुत मुश्किल होता है। तो क्षेत्र से हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल ले सकते हैं। इसके अलावा अम्बू, अम्बू जैसे एक बीज को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ बोला गया है कि प्रॉपर कंसेप्शन के लिए रस धातु का सही से बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और आर्तव 8वीं धातु बोली गई है। तो जो खाना, जो न्यूट्रिशन फीमेल लेती है, उससे क्या होता है, रस बनता है और रस से फर्दर धातुएं बनती चली जाती हैं, जो कि गर्भ के पोषण में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन प्री कंसेप्शनली भी जो फीमेल की बॉडी है उसमें रस धातु प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए इन ऑर्डर टू नरिश ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। तो रस धातु का सही होना, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी का सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको कंपेयर किया गया है अम्बू से, जो कि आगे चल के बेबी का न्यूट्रिशन करता है। सो अम्बू इज दैट। एंड देन देयर इज बीज। बीज जो कि हम गेहूं का बीज अगर लगा रहे हैं, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गेहूं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो सही होनी चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। तो दैट इज कंपेयर टू ओवम एंड स्पर्म ऑफ द ओवम ऑफ द फीमेल एंड स्पर्म ऑफ द मेल। तो इनकी जो क्वालिटी है वो सही होनी चाहिए, क्वांटिटी, क्वालिटी, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी कंसेप्शन हो सकता है। तो उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद में कई प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। और जो क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ द ओवेरियन रिजर्व। और फीमेल में हम स्पर्म के टेस्ट कराते हैं और उनकी क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कंसेप्शन हो पाता है।
तो आचार्य ने बोला है कि इन चारों चीज़ों में से अगर किसी में भी कोई भी एनोमली होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो कंसेप्शन नहीं होगा, और उसी को हम बंधत्व कह देते हैं कि किसी इन चारों में से किसी भी चीज़ में अगर एनोमली है, एनोमली मीन्स कोई भी परेशानी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो कंसेप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट व्हेन वी ट्रीट द पेशेंट्स वी गो थ्रू ऑल दीज 4 थिंग्स कि उसके किस प्रॉब्लम में, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कि ऋतु के लिए हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, क्षेत्र के लिए हम उसके डिफरेंट टेस्ट कराते हैं पता लगाने के लिए कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, अंबू की वजह से कि हम उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर लाइफस्टाइल है कि नहीं ये देखते हैं, और बीज देखने के लिए भी हम डिफरेंट टेस्ट कराते हैं, और कई ढेर सारे हमारे आयुर्वेदा में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, वो सब हम फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट आर द कॉजेस की बात अभी करी हमने। इसके अलावा भी हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है कॉजेस का, और उसमें कई ढेर सारे श्लोक लिखे हैं जिनको बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो मेन कॉजेस बोले हैं वो हैं जात हारणी। जो जात हारणी प्रॉपर आयुर्वेद में ही बताया गया है, जिसके थ्रू हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को समझ सकते हैं। जात हारणी कई प्रकार की बताई गई हैं हमारे यहाँ, और उसमें ये बताते हैं कि जिस स्त्री को जो है पहले ही दिन अगर जो है अबॉर्ट कर देती है, या सेकेंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे या फिफ्थ डे अबॉर्ट करती है, या उसको ज़्यादा मेंसेस होते हैं, कम मेंसेस होते हैं, इस तरीके की उन्होंने कई प्रकार की जात हारनियाँ बताई हैं। और इन जात हारनियों का जो कारण मेन बताया है वो सोशल इश्यूज बताए हैं। सोशल इश्यूज आजकल कोई नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेद के टाइम पर, बहुत एंशिएंट टाइम पे मानते थे कि अगर फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा जेलस रहती है और लोगों से, और सोशल जो रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए अगर वो फॉलो नहीं करती है, शी डजंट रिस्पेक्ट एनीवन, फैमिली इश्यूज है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बातें उन्होंने सुंदर वर्णन किया है जातहारनियों में, जो कि आज के लिए, आज के परिप्रेक्ष्य में कोई मायने नहीं रखता है लोगों को, दे डोंट कंसिडर इट, बट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू जातहारनी। इसके अलावा आहार दोष बताए गए हैं, जैसे कि हमने बात किया न्यूट्रिशन की, तो आहार दोष हो सकते हैं, और कि उसके खाने का जो है, आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं एंड ऑल द पैकेज्ड थिंग्स, एंड ये सारी चीज़ें बाहर की खाते हैं, घर पर शुद्ध जो बना हुआ होता है, या फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। मैं जितनी भी पेशेंट्स आती हैं सबको बोलती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं आप, जो प्रॉपर अच्छी बाज़ार में मिल रही हैं, फ्रेश मिल रही हैं, सीजनल फ्रूट्स खाएं। सो ऑल दीज कम इनसाइड द आहार दोष। जो पैकेज जो ये फ्रूट जूसेस आते हैं, दीज आर नॉट सो गुड, एंड एक लंबे टर्म में, लॉन्ग टर्म में दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड द बॉडी। और जब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है देन दे कम कि अरे प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। बट हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि प्रिवेंशन, कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो ही ना आगे चल के। सो अवॉइड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो घर पर बना हुआ खाना है, जो फ्रेश खाना है, जो रॉ है, जो कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। जो नेचर से, जो प्रकृति से हमें मिलता है, जो नारियल का पानी हो गया, या जो आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनका सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के हो ही ना। इसके अलावा विहार दोष में एनवायरनमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, और कैसे आप स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं, वहाँ हर समय कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते हैं। ऑल दीज कम्स इनसाइड द विहार दोष। इसके अलावा कई लोगों के घर में डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, एंड हाइजीन का कोई उनको ख्याल नहीं रहता है। तो सारे कितने अगर इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते हैं तो आई से टू देम कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर कपड़े जो है धूप में सुखा कर पहनिए। तो दीज आर ऑल द कॉजेस। एंड अकाल योग का मैंने बताया, फर्टिलिटी पीरियड होता है, तो उसी टाइम पर अगर कंसेप्शन के लिए ट्राई करेंगे देन इट विल वर्क।
दैव प्रकोप का हमारे आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, जो कि आजकल लोग नहीं मानते हैं, बट इट हैपन्स। आई हैव सीन द पेशेंट्स जिनको 11 और 15 बार अबॉर्ट कर चुके हैं, एंड दे कंसीव एंड दे अबॉर्ट, दे कंसीव एंड दे अबॉर्ट। तो इनको आप दैविक प्रभाव ही कह सकते हैं, और ये कुछ जो जात हारनी है उनके अंदर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये सारे दैव प्रकोप हो गया। असरक दोष में कुछ लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव करते हैं एंड दे अबॉर्ट। तो रक्त पित्त दोष हम लोग उनको कहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और हमारे यहाँ कई हर्ब्स हैं जिस पर मैंने वर्क किया हुआ है, एंड दीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर क्योर्ड बाय द हर्ब्स एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ आयुर्वेदा। एंड योनि दोष के अंदर कई ढेर सारे योनि व्यापद आते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। योनि व्यापद कुछ ऐसे होते हैं: वातला योनि व्यापद, शुष्का योनि व्यापद, परिप्लुता योनि व्यापद, जातग्नि, पुत्रग्नि, इस तरीके के कई योनि व्यापद जो हमारे यहाँ 20 योनि व्यापद आचार्यों ने बताए हैं। योनि व्यापद यानी कि योनि के अंदर जो डिसीजेस बन रही हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द योनि दोष। बल संशय यानी कि बल की कमी, यानी कि अगर कोई पतली दुबली है, बल नहीं है उसके अंदर, या कुछ लोग मोटे भी होते हैं लेकिन उनके अंदर बल नहीं होता है, या यूट्रस के अंदर बल नहीं है टू कैरी ऑन द प्रेगनेंसी, तो हम अपने प्रोसीजर्स के थ्रू, जैसे उत्तर बस्ती कहते हैं, इसके थ्रू हम यूट्रस को बल देते हैं, जिससे कि वो कंसीव कर पाए और 9 महीने तक उस कंसेप्शन को प्रॉपरली कैरी कर पाए। सो आत्मदोष हमारे आयुर्वेद में बोला गया है। आत्मा, या इसको आध्यात्मिक भी ले सकते हैं, जैसे शुक्र शोणितम जीव संयोगितु खलु कुक्षिगता गर्भ संज्ञा, यानी कि जीव या आत्मा एक फीटस में आती है, शुक्र शोणित के संयोग हो जाने के बाद गर्भ में एक आत्मा प्रवेश करती है। तो ये सारे कारण भी बोले गए हैं आयुर्वेद में कि किस प्रकार की आत्मा है जो उसमें प्रवेश कर रही है। तो ये आध्यात्मिक कारण भी बताए गए हैं। मानसिक अभिताप से स्ट्रेस, एंजाइटी, और स्ट्रेस एंजाइटी का तो इतना रोल है कि मतलब मेंसेस तक रुक जाते हैं, एंड तो कंसीव करना तो अलग बात है कि स्ट्रेस से हार्मोन्स इतने ज़्यादा डिप्लीट होते हैं कि आगे के प्रोसेस हो ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा शुक्र दोष में सीमन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके लिए हम सीमन एनालिसिस कराते हैं और उनका शुक्र दोष का शोधन भी हम लोग कराते हैं, उनमें जो है विरेचन करा करके, और हमारी कुछ अच्छी मेडिसिन हैं जिनके थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ योनि दोष बताए गए थे, योनि व्यापद, जो कि हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। अंतर्मुखी, महायोनि, प्रशंसनी, फलनी, और ये सारे प्रोलैप्स कह सकते हैं, प्रोलैप्स जिनमें होता है, और अंतर्मुखी और पुत्रग्नि, सूचीमुखी जो कि फीमेल के अंदर जब वो कंसीव करती है एक फीमेल को ही, तो गर्भ के अंदर ही कुछ ऐसे जेनेटिक या स्ट्रेस लेने से, या उनके जो फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज द सूचीमुखी। इसके अलावा कई और डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वामनी, असरजा, लोहित शरा, लोहित शया, एंड इसके अलावा शंडी, बंध्या, all these are yoni vyapad explained in by the acharyas. Next slide. इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस का जो है प्रोटोकॉल होता है। किसी भी अगर कपल के इनफर्टिलिटी के कंप्लेंट से आए हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस के प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें हम उनसे प्रॉपर पहले तो हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद जो भी हमें इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, जिसमें कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, HB, TLC, DLC, ASR, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट में FSH, LH, AMH एंड ऑल दीज, प्रोलैक्टिन, ऑल दीज हार्मोन्स आर टेस्टेड। इसके अलावा ओवेरियन रिजर्व, ये सारा हिस्ट्री पे डिपेंड रहता है कि हमें उनका
क्या टेस्ट कराना है और इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके अलावा HSG अगर ट्यूब्स देखने के लिए, इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वो बताते हैं तो कैरियोटाइपिंग एंड डिफरेंट एंटीबॉडीज़ का हम चेकअप कराते हैं, APA। और इसके अलावा और भी हम उनके जो है इन्फेक्शंस का देखने के लिए भी हम जो है उनके टेस्ट कराते हैं। सो दिस इज़ ऑल अंडर द साइटोमेगालोवायरस, CMV वायरस। और ये सारे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन सब चीज़ों को देखने के लिए टॉर्च टेस्ट और ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। कि प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आगे डिस्कस की जाएंगे बाद में जब और सेशंस होंगे। नेक्स्ट, तो अगर हम मॉडर्न में देखें, जो मॉडर्न वाले बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ होते हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसमें भी यही है कि कुछ फीमेल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेल फैक्टर्स होते हैं और कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इन अनएक्सप्लेन्ड में मॉडर्न में पता ही नहीं है कि किस वजह से इनफर्टिलिटी है। देयर इज़ नो, यानी कि सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स ठीक है, ना थायराइड है, ना शुगर है, ना इस तरीके के कोई भी रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, ना कोई डिसीज़ है, यानी कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, आयुर्वेद में बताई गई हैं। नेक्स्ट, so I'm telling you about only female infertility, discussing. Next, so the probable causes of the infertility, as told, are the stress, obesity, the caffeine, the alcohol, the smoking, and extreme exercises. So whenever I cross a lot of engineering colleges, I see the girls smoking there, and they think that it's a very cool and Western, fashion uh, to smoke. तो जब मैं उनको देखती हूँ तो आई फील कि अभी तो नहीं पता लग रहा है। एंड जैसे जैसे आगे एज बढ़ेगी एंड दे विल कम टू दिस पॉइंट, दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो जो ये सब चीज़ें बहुत ही डिप्लीटिंग है ऑर्गन्स को और हॉर्मोन्स को। सो इट्स नॉट अ कूल थिंग। सो आई वांट टू टेल एवरी फीमेल प्रेजेंट हियर कि smoking or alcohol which increases your adrenaline and you think that it's very cool thing, it's not a cool thing, it's depleting your reproductive organs. So don't smoke or take alcohol और बहुत ज़्यादा चाय पीनी and all these things is wrong. ओबेसिटी आजकल का कारण यही है, पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा ये सब खाते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। एंड ओबेसिटी इज़ द, ये एक मूल कारण है बहुत सारे डिसीजेस का। ओबीज ज़्यादातर लोग PCOD की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। सो अपने वेट को कंट्रोल करना, एंड वेट को कंट्रोल आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, योगा आसना से, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का मैं बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी सारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि ब्रेन से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी रहती है, जिससे आई टेल यू LHFSH नाम के हार्मोन्स निकलते हैं एंड दे डायरेक्टली अफेक्ट द ओवरीज टू रिलीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जब स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं फीमेल्स तो क्या होता है कि ये सब स्टॉप हो जाता है एंड दे उनको साइकिल्स ही नहीं आते स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से जब साइकिल्स नहीं आते तो उनको आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स बाहर से दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर साइकिल्स रेगुलर। इसके अलावा जो एक्ने और इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टोटली कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड ऑल द हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम द ब्रेन आर डायरेक्टली इन्फेक्टिंग द ओवरीज। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि रो रहे हैं तो रोते ही चले जा रहे हैं, स्ट्रेस है किसी बात का तो इतना एक्सट्रीम ले लिया कि पूछो ही मत। These all are things are going to affect your reproductive system and ultimately will cause all these problems of infertility and different
ऑर्गन्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are more causes of infertility, as I told you before also, कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने दिखाया था उसमें मैंने बताया था कि ओवरीज रहते हैं, तो ओवरीज में एजिंग की वजह से जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ओवेरियन रिजर्व मैंने बताया कि कई ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, जो जब फीमेल पैदा होती है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं मिलियंस में, लेकिन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ये केवल 400 के करीब एग्स रह जाते हैं। तो हर महीने एक एग निकलता है, एंड जैसे जैसे एज होती चली जाती है 35 क्रॉस कर लेते हैं, देन दिस ओवेरियन रिजर्व्स गेट्स डिमिनिश्ड, ये कम होने लगता है, एंड दैट्स द कॉज ऑफ द infertility in the a lot of patients which are having a higher age than 30 years or 35 years. So इसके अलावा PCOS हो गया, सिस्ट हो गई, डिफरेंट हेमोरेजिक एंड चॉकलेट सिस्ट जो कि बहुत ही कॉमन, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे जो डिसीजेज हैं बहुत कॉमन हो रहे हैं आजकल। इसके अलावा ट्यूबल कॉजेज में मैंने बताया कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यूट्राइन कॉजेज में मैंने बताया कि फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल एनोमली भी हो सकती है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट slide. So these are all the common issues of all the causes of infertility, like cervical issues also are there, जो कि प्रिवेंट करेंगे स्पर्म को ऊपर तक प्लेस करने में। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे मैंने बताया लॉट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, या एक्सरसाइज ना करना, या बैठे रहना पूरा टाइम, और अच्छी चीज़ें ना खाना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसके अलावा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ये भी हो सकती है। नेक्स्ट, सो कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट थ्रू आयुर्वेदा, द मेन थिंग इज दैट आयुर्वेदा बिलीव्स इन प्रिवेंशन, लाइक हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, यानी कि जो स्वस्थ है उसको रोग ना हो, जिसको रोग हो गया है उसका रोग ठीक हो, और बाकी शमन जो होता है ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो प्रिवेंशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें कॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनका निदान परिवर्जन, यानी कि इनको छोड़ देना चाहिए और अच्छे लाइफस्टाइल हैबिट्स को अडेप्ट करना चाहिए, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में सेवन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द जूस एंड पैकेज जूस जो कि आजकल बाज़ार में बिकता है। इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स एंड जो कि हर्बल होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, एंड दीज आर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ये ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद में आप सभी को पता है कि योगा बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है। सो जिन कपल्स को अभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उनमें फीमेल्स को जो है योगा करना चाहिए, और योगा में कुछ पोजेस हैं जो कि प्योरली इनफर्टिलिटी के लिए बताए गए हैं, तो वो उनको फॉलो करना चाहिए, और जिससे कि प्रॉपर जो ये ऑर्गन्स हैं इसमें से प्रॉपर हॉर्मोन्स उनके निकलते हैं अगर वो इस तरीके के योगा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बताया गया है कि ये कॉबलर्स पोज, कोबरा पोज, लोटस पोज, दिस ब्रिज पोज एंड लेग्स अप एंड वॉल पोज दे शुड डू, एंड और अगर वो नहीं करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा ये करना स्टार्ट करें कि किसी दिन कोबरा पोज थोड़ा बहुत स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा एक दिन कर लिया, हफ्ते में 3 दिन कर लिया, इस तरीके से करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, जिससे कि प्रॉपर जो हॉर्मोन्स हैं जैसे मैंने बताया ब्रेन से भी कनेक्शन होता है इनका, वो अपने तरीके से सही तरीके से निकलना स्टार्ट होते हैं, एंड दे नरिश ऑल द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बताया गया है। गर्भ संस्कार जो है वो उसमें कई ढेर सारी चीज़ें आयुर्वेद बताता है कि डिवाइन म्यूज़िक हो गया या बुक रीडिंग हो गया या डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेज हो गई या कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज इसमें बताई जाती हैं जो कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि जो उनका जो गर्भ है, जो फीटस है, अगर वो फीमेल है तो वो प्रॉपरली डेवलप हो, प्रॉपरली उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो सही से बने, प्रॉपरली उसके अंदर जो एग्स बन रहे हैं वो सही से बने। यानी कि जैसे आयुर्वेद में एक योनि व्यापक बताया गया है जिसे सूचीमुखी कहते हैं, जो कि गर्भ में ही डेवलप होता है। यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी उसकी जो है एक फीमेल की है, तो उस जो गर्भ है, जो फीमेल गर्भ है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हों, तो उसके लिए गर्भ संस्कार हमारे आयुर्वेद में बताया गया है जिसे फॉलो करना चाहिए, और जिसमें कि पॉजिटिविटी और थोड़ा पॉजिटिव म्यूजिक एंड ऑल दीज थिंग्स, कीप योरसेल्फ बिजी, all these things are told and it is very beneficial. Next, so this is the Garb Sanskar in which patient is listening to the music. Next, आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या भी बताई गई है। तो गर्भिणी परिचर्या जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉपरली डाइट, आहार और विहार यानी कि एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, ऐसा सब कुछ आचार्यों ने हमारे आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया है। इवन द प्री कंसेप्शन थिंग्स कि जो जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो ऐसा क्या डाइट में खाएं, कैसे एक्सरसाइज करें, क्या प्रोडक्ट्स लें और क्या क्या चीज़ें उनको सूट करेंगी जिससे कि उनकी डिसीज़ ठीक होंगी, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। और प्रॉपर आयुर्वेद का जो सिद्धांत होता है ट्रीट करने का वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले पेशेंट की हम अग्नि को चेक करते हैं कि अग्नि उसकी मंद है, विषम है या तीक्ष्ण है। इस तरीके से हम पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसकी हिस्ट्री लेकर के, और इसके अलावा हम फिर अगर उसमें आम की हमें हिस्ट्री लगती है कि आम बनता है तो हम आम की चिकित्सा करते हैं। पेशेंट का हम दोष पहचानते हैं कि किस प्रकृति का पेशेंट है, उसके अंदर किस तरीके के लक्षण, वातज, पित्तज, कफज, किस प्रकार के लक्षण हैं, और उसको हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर वातज लक्षण है तो हम उसमें स्निग्ध, उष्ण और गुरु चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा अगर कफज लक्षण है, पित्तज लक्षण है तो उसमें शीत चिकित्सा करते हैं, और कफज लक्षण है तो उसमें हम उष्ण और लघु द्रव्य दे करके उसकी चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा अगर त्रिदोषज है तो उसमें भी हमारी प्रॉपर कुछ हर्ब्स हैं जो हम उनको देते हैं जिससे कि उनके ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ठीक हो। इसके अलावा हमारी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिवली आयुर्वेदा में ही हैं, तो उनको भी हम कंबाइंड थेरेपीज़ को देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसे कि उत्तर बस्ती फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए मेन ट्रीटमेंट बोला जाता है, लेकिन ऐसे कई प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आयुर्वेदा के थ्रू और ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें कि प्रक्षालन, अगर इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो हम प्रक्षालन करते हैं, पिचू करते हैं। इसके अलावा विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, और इन सबको हम कंबाइन करके पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उसके दोषों के अकॉर्डिंग, धातुओं के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करके, देख करके तब हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। And these all things are working in a lot of patients and they are getting fertile, and थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा बिलीफ रखना होता है। कुछ पेशेंट्स को तुरंत आराम मिल जाता है, कुछ को धीरे धीरे आराम मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट infertility, its causes and the treatments. Thank you. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर रिनी, आपने ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और डेफिनेटली आई होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स थे आज उनको बहुत सारा कुछ नॉलेज मिली होगी
रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, कैसे कैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के जिसकी वजह से आपकी फर्टाइल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी स्मोकिंग की और आपके लाइफ स्ट्रेस की या फिर आपका अल्कोहल का, तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स आपकी फर्टाइल लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। एंड डॉक्टर ने राइटली यू आर मेंशन कि स्मोकिंग का कल्चर या लिकर का कल्चर बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली फीमेल्स बट मैंने अपनी इतने सालों फर्टिलिटी प्रैक्टिस में ये देखा है और बार बार देखने को मिलता है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही के केस में ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं उनके ये एसोसिएटेड फैक्टर्स हमेशा रहते हैं। और मोस्टली जब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम देखते हैं कि जिसका कोई बेसिक रीजन नहीं मिल रहा है, आप उनके पैरामीटर्स करवाओ वो नॉर्मल आ रहे हैं बट स्टिल कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल स्ट्रेस का देखने को मिलता है। और जैसे ही हम उनका स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना शुरू करते हैं, जैसे ही स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं, तो बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। राइट, मेडिसिन का अपना रोल है बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये समझने की ज़रूरत है सभी को, सभी पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी और हम वैद्यों को भी, कि एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट, फर्टिलिटी या कंसेप्शन की बात करते हैं, कंसीव करने की बात करते हैं, प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रोजेनी की बात करते हैं, ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो गॉड गिफ्टेड है। इसके लिए हमारे को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि नेचर को अपना काम करने दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जब देखते हैं हम, तो एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा पेशेंट्स के साथ रहता है। वो स्ट्रेस फैक्टर क्या होता है कि फैमिलियल स्ट्रेस है, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, या वो कलीग्स को देख रहे हैं अपने, उनकी तरफ से कि यार उनकी शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उनके 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, हमारी शादी को 5 साल हो गए, हमारे बच्चा नहीं है या हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स कुछ भी या कुछ करना शुरू कर देते हैं। कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मन्नतें मांग रहा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मैंने जब उनका देखा और ये देखा गया कि उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दे आर सो मच डेस्परेट दैट यू टेल देम कि आप ये कर लो और वो कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्ट्रेस का फैक्टर है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ट्रीटमेंट हम कोई भी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एक स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है, इसको जब तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं करा जाता है, समझा नहीं जाता, तब तक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मोर ओवर, जब भी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो पेशेंट के मेरे पास जो जनरली क्वेश्चन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन से डे पे ट्राई करना चाहिए या कब करना चाहिए। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ये चीज़ सबसे पहले से दिमाग में निकालें कि आप ये डेज कैलकुलेट करना छोड़ें। हाँ, डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपके फर्टाइल पीरियड शुरू हो गया, लेकिन उस फर्टाइल पीरियड के अंदर आप मेरा फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया या खत्म होने वाला है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डिजायर्स नेचुरल होती है। जब भी आप ओव्यूलेट करेंगे फीमेल्स को, आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर ने प्लीज इलेबोरेट, कि फीमेल्स को ये डेफिनेटली पता लग जाता है कब वो ओव्यूलेट कर रही है, उनकी बॉडी वो सिम्टम्स देती है। यस। मैंने अपने जितने ही पेशेंट्स हैं उसमें बिल्कुल डेफिनेटली जब पेशेंट से हिस्ट्री ली और उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा आपको फील होता है कि आपके डिजायर्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिस दिन आप ओव्यूलेशन हो रहा होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेट कर रहे होते हो, तब ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी अपने आप बता देती है यू विल हैव द डिजायर्स। आपको पता लग गया कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस दिन कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। तो ये डेज मोबाइल में कैलेंडर मार्क करना, डेज कैलकुलेट करना, दिस इज सबकॉन्शियस स्ट्रेस जो हम अपने आप को देते हैं, पेशेंट्स अपने आप को देते हैं। ये एक सबकॉन्शियस स्ट्रेस है। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बट एक्चुअली कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक और स्ट्रेसर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जरूरत है स्ट्रेस को रिड्यूस करने की मैक्सिमम लेवल पे, बट वो स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। अभी भी एक व्यूअर का मैसेज था कि क्या स्ट्रेस का क्या रोल है इनफर्टिलिटी में, तो ये उसी के में मैं बता रहा था कि स्ट्रेस हैज़ अ मेजर रोल। डॉक्टर ने आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि उत्तर बस्ती का क्या रोल है और उत्तर बस्ती किसको करवानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल ऐसा हो रहा है, समटाइम्स पेशेंट अप्रोचेज अ डॉक्टर, आयुर्वेद वैद्य के पास अप्रोच करते हैं और वो हर पेशेंट को कहते हैं कि आप उत्तर बस्ती करवा लो। सो इज इट राइट कि हम हर पेशेंट की उत्तर बस्ती करें या स्पेसिफिकली किसी डिसऑर्डर में
उत्तर बस्ती को प्लान करने की जरूरत है। पेशेंट वाइज वो भी डिफर करती है कि हर एक पेशेंट को उत्तर बस्ती कर सकते हैं या कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज आप इसके ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेशन दीजिए। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट का उत्तर बस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है। जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उसमें हम उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें क्षार तेल, मला तेल के द्वारा हम जब उत्तर बस्ती करते हैं तो उनके ट्यूबल ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जैसा मेरा एक पेशेंट था जिसका एक्सप्लेन्ड नहीं था कि क्या उसको प्रॉब्लम है। सारे टेस्ट उसके नॉर्मल थे, सब कुछ था। तो उसमें कहते हैं उत्तर बस्ती में हम जो है कुछ मेडिसिन वॉर्म के अंदर देते हैं, तो उसमें जो यूट्रस है वो उसके अंदर बल आता है इन ऑर्डर टू कंसीव एंड कैरी द फीटस फॉर 9 मंथ्स। इसके अलावा जो यूट्रस है वो कभी कभी जो है जो एक्सटर्नल बाहर से जैसे फीटस नया उसमें इम्प्लांट हो रहा है तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है बार बार, एंड पेशेंट्स अबॉर्ट द फीटस। और इसलिए क्योंकि ये जो यूट्रस है वो साथ में नहीं होता, यानी कि जो नया बाहर से कुछ बन के आ रहा है उसके लिए वो साथ में नहीं होता यूट्रस। तो हम उत्तर बस्ती के द्वारा यूट्रस को बल देते हैं। बल देने से और जो हमारे मेडिसिन हैं वो उसको उस एनवायरनमेंट को, यूट्रस के एनवायरनमेंट को साथ में बनाते हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली उसको जो है कैरी ऑन कर पाए, कंसीव कर पाए और आगे बढ़ पाए। सो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में हमें उत्तर बस्ती करवानी होती है। हम प्रॉपरली उसकी दोष, अग्नि और सारे ये सब फैक्टर्स प्रकृति वगैरह देख करके ही हम उसको एडवाइस करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं उत्तर बस्ती। राइट। और इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को एक और इन्फॉर्मेशन में जो जनरली हमने अपने एक्सपीरियंस से देखी है, और आई थिंक डॉक्टर रिनी ने भी, आई एम वेरी मच श्योर कि उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल केसेस ट्रीट करे होंगे कि फाइब्रॉइड यूट्रस में, अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि फाइब्रॉइड यूट्रस का ट्रीटमेंट क्या हो जाता है या उसके अंदर सर्जरी रिकमेंडेड है। तो देखिए, डेफिनेटली फाइब्रॉइड यूट्रस का पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। सर्जरी उस केस में रिकमेंडेड होती है जब जो फाइब्रॉइड का साइज है वो बहुत बड़ा हो। अगर उसका माप, उसका साइज बहुत बड़ा है, तब उस केस में, या फिर वो पूरा ही यूट्रस ऑक्यूपाई कर चुका है फाइब्रॉइड, उस केसेस में फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइब्रॉइड यूट्रस का मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, वो फाइब्रॉइड भी डाइल्यूट हो जाते हैं। तो फाइब्रॉइड यस। यूट्रस में ये जरूरी नहीं है कि हर समय ही सर्जरी के लिए जाना पड़े। इस डॉक्टर रिनी, आपका कुछ इनपुट इसमें होगा, प्लीज बताइए। हाँ जी। जो फाइब्रॉइड छोटे-छोटे रहते हैं, उनका साइज़ बहुत कम है, वो डेफ़िनेटली आयुर्वेद के थ्रू ट्रीट हो जाते हैं। एंड जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और बिल्कुल ही अनबियरेबल है, उनके लिए तो सर्जरी ही होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे-मोटे फाइब्रॉइड्स रहते हैं, जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है एंड इवन कुछ सेंटीमीटर्स तक भी हम ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। और मॉडर्न में तो ये रहता है सर्जरी के थ्रू पूरा यूट्रस ही निकाल देते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं। आजकल तो यही है, हर जगह हिस्टेक्टमी ही कर देते हैं, जिसकी अगर फैमिली कंप्लीट है तो। लेकिन हिस्टेक्टमी के बाद भी पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो अगर यूट्रस में जो फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, एंड इट कैन क्योर द फाइब्रॉइड्स टू। राइटली सेड डॉक्टर रिनी की, अगर हम हिस्टेक्टमी होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और जनरली मैंने ये देखा भी है कि हिस्टेक्टमी जिन लेडीज की हो जाती है, उनके शरीर के अंदर, उनको अपने आप के अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। और एग्जैक्ट यही शब्द वो जनरली बताते हैं जब उनका हम स्ट्रेसर्स इवेल्युएट करते हैं कि कुछ खाली खाली सा लगता है। तो वो खाली खालीपन कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि एक यूट्रस या गर्भाशय को ही एक ऐसा अंग है जो एक स्त्री को स्त्री होने का अस्तित्व प्रदान करता है। क्योंकि अदरवाइज तो सारे ऑर्गन दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर सारे ऑर्गन होते हैं, सिर्फ विकास का फर्क होता है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फीमेल में विकसित होते हैं, मेल्स में विकसित नहीं होते, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे जो मेल्स में विकसित होते हैं, फीमेल्स में विकसित नहीं होते। लेकिन एक गर्भाशय ऐसा है जिसका मेल के अंदर, पुरुष के अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता। उसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के अंदर ही होता है, फीमेल के अंदर ही होता है। यूट्रस इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। सो दैट इज द मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। और अगर वही रिमूव हो जाता है तो डेफिनेटली फीमेल फील समथिंग एम्प्टीनेस, कुछ खालीपन सा उन्हें महसूस होना शुरू होता है।
और कहीं ना कहीं वो उनके स्ट्रेस लेवल्स को या उनकी जो नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर जी ने एक और क्वेश्चन है एक व्यूअर का, तो वो पूछते हैं कि डायबिटीज का इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट दीजिए। डायबिटीज का इनफर्टिलिटी से ये रहता है कि अ, अगर उसकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये कंसीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के साथ प्रेगनेंसी नहीं होती, कुछ लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, तो ही कंसेप्शन पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम करता है कंसीव तो करने में। बेसिकली अगर इसमें डायबिटीज से जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, बेसिकली जब हम डायबिटीज के निदान देखते हैं तो आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी गोमास रस है। बेसिकली जितने भी आप देखते हैं डायबिटीज को हम आयुर्वेद के नजरिए से देखते हैं, तो वो संतर्पण जन्य विकार के अंदर आता है। जब संतर्पण जन्य विकार की बात करते हैं तो वहां पे अभिषंद होना शुरू हो जाता है, स्रोतो अवरोध होना शुरू हो जाता है। और ये स्रोतो अवरोध और अभिषंद की वजह से उत्तरोत्तर धातु का पोषण होना बंद हो जाता है। जैसे ही वो उत्तरोत्तर धातु का पोषण होना बंद होगा, तो उसकी वजह से शुक्र धातु सबको पता है सबसे आखिरी में पोषण होती है और वो सार है। तो शुक्र धातु का पोषण वहां पे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है, जैसा मैं अभी तक अपने पेशेंट्स के साथ समझ पाया हूँ। और जैसे ही हम उनका प्रमेह या डायबिटीज मधुमेह जिस भी आप उसको संज्ञा में रखना चाहें उसको कंट्रोल करते हैं, उसका इलाज करना शुरू करते हैं, तो उनका नरिशमेंट प्रॉपर होना शुरू होता है। और जैसे ही वो नरिशमेंट प्रॉपर होना शुरू होता है तो उसके बाद वो दोबारा शुक्र वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो राइटली अगर उसके हम क्योर की बात करते हैं, देखिए क्योर एक ऐसा शब्द है कि वो जड़ से खत्म हो गया। तो रादर देन सेइंग क्योर, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है। अगर डायबिटीज की वजह से इनफर्टिलिटी हुई है तो जैसा डॉक्टर रीनी ने अभी बताया, डायबिटीज कंट्रोल करो, पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को चेक रखो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक रखो, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। डायबिटीज इज बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जैसे ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू होगा उनका डायबिटीज कंट्रोल आएगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेंगे, तो डेफिनेटली उसमें फिर फर्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाता है और इनफर्टिलिटी वहाँ पे ठीक होना, मैनेज होना शुरू हो जाता है। हाँ, दोबारा ज़रूर अगर पेशेंट फिर दोबारा से सेम चीज़ें रिपीट करेगा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो डेफिनेटली, चाहे वो फर्टिलिटी हो, चाहे डायबिटीज़ हो या और कोई भी बीमारी हो, तो आयुर्वेद में बिल्कुल कहा गया है सर्वे रोगापि प्रज्ञापराधजा। तो प्रज्ञापराध नोइंगली कि आप जानते हो ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है और उसके बाद भी आप सेम चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करोगे, तो इट्स अ वेरी फैक्ट कि आपको वो फिर दिक्कतें तो करेगा ही करेगा। सर्वे रोगापि मंदाग्नि भी है कि आपकी वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी को भी कम करेगा। और सर्वे रोग प्रज्ञापराध की वजह से आप नोइंगली अगर कुछ गलत कर रहे हो उसकी वजह से सारी डिसीज होती है, और नोइंगली उन्हें सही भी कर लोगे तो डेफिनेटली आप उनसे ठीक भी हो सकते हो। तो राइट डॉक्टर रेनी, थैंक यू। अगर आप इसमें कुछ और इनपुट्स देना चाहें तो प्लीज ऐड ऑन करिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन नाउ। Yes, I just want to say that for every female, I want to advise that please improve your lifestyle, because eating the healthy things, the healthy diet, and exercising regularly can prevent all the problems from the very first incidents of all these things. तो ऐसी problems हो ही ना, so you should improve your lifestyle, because all these disorders are lifestyle today. So जो दिनचर्या है वो अपनी अच्छी करें, प्रॉपरली नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं और रॉ फ्रूट्स हैं, और घर का खाना खाएं। सो और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। So these can prevent all these diseases and ultimately the infertility. That's my या advice. सो थैंक यू डॉक्टर रिनी। और ये बिल्कुल राइटली सेड कि जो भी है हमारी सारी ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर बीज दोष दृष्टिजन्य कोई दिक्कत है, जेनेटिक है, तो वो जेनेटिक है, वो जीन्स की वजह से वो डिफेक्ट है। बट उसके अंदर भी आयुर्वेद के ज़रिए हम आपकी मदद कर सकते हैं और उसमें भी बहुत सारी उम्मीद रहती है। और अदरवाइज जो दिक्कतें हैं जो आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या जन्य हैं या आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड है वो पूरी तरह ठीक भी हो सकती हैं। तो कोई भी किसी भी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं आयु फर्टिलिटी पे, और आपको उसका सॉल्यूशन भी हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
इसी के साथ जो अन्य डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था, आयु फर्टिलिटी का सर्टिफिकेट कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारा मेन एम ये रहेगा उसके अंदर कि कोई भी मेल या फीमेल इनफर्टाइल ना हो, उसको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज ना आए, जिसके लिए हम सभी आयुर्वेदा डॉक्टर्स को पूरे विश्व से, पूरे भारत से जो रिनाउंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, वो आप सभी को गाइडेंस देंगे। इसके अलावा और भी जो भारतवर्ष से आयुर्वेद के जो प्रख्यात वैद्य हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े हैं। उनके माध्यम से हम आपको बेस्ट टू बेस्ट आयुर्वेद की नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, और जिसके ज़रिए आपको बेस्ट टू बेस्ट आयुर्वेद ट्रीटमेंट आप कैसे किसी को दे सकते हैं उसकी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो जो भी इस कोर्स से जुड़ना चाहें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप सभी के पास आ गए हैं, उनमें फिल करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल कर दीजिए, जिससे हमारे को पता लगे और उसके अकॉर्डिंगली कोर्स की डेडलाइंस और कोर्स की डेट हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साथ ही में जो बाकी लोग हैं उनको भी मैं यही एक आपको संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद के ज़रिए आप इनफर्टाइल होने से बच सकते हैं। क्यों वहाँ तक पहुँचना, उस चरण तक पहुँचना जहाँ से आपको दिक्कत हो, इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही अपने आप को उससे सुरक्षित कर लें। जब भी आप सोचें कि आप आगे अपने परिवार को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतानोत्पत्ति के बारे में सोचना चाहते हैं, पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, जैसा भी आप संतान, जिस भी संतान के बारे में सोच रहे हैं, आप सोचना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद चिकित्सकों के से परामर्श लें, उनसे सलाह लें, उनसे बात करें, और ज़रूर निश्चय ही आपको कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। इनफर्टाइल होने से पहले ही अपनी फर्टिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें। जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया, ऋतु, क्षेत्र, रंभु, बीज, चारों चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, और ये चारों चीज़ ऐसी हैं जो वक्त रहते अगर इनको संतुलित कर लिया गया तो आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत ही नहीं आएगी। आयुर्वेद का हमेशा से यही प्रयोजन रहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद ने हमेशा सबसे पहले बात की है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है। तो जो हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करें, जो फर्टाइल हैं उनकी फर्टिलिटी को मेंटेन करें, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि किसी को इनफर्टाइल होने ही ना दें। अगर कोई इनफर्टाइल होगा ही नहीं तो ये इनफर्टिलिटी की समस्या ही जड़ से खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा भी है आयु फर्टिलिटी एंड टुगेदर वी कैन। अगर हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे के समकक्ष रह के चलेंगे तो ये इनफर्टिलिटी नाम की समस्या ही हम अपने समाज से खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी जो आज हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रिनी जिन्होंने हमारे को इतना सब कुछ बताया इनफर्टिलिटी के बारे में, इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आशा रहेगी, कोशिश रहेगी हमारी, और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे, हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि हर हफ्ते शनिवार शाम को 4 बजे आप सभी के समक्ष दोबारा आएँ और कुछ ना कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड जानकारी, ज्ञान आप लेके आएँ और आप सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।